जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एनसीईआरटी साइंस का ब्रह्मास्त्र श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप कल देखे दोस्तों, क्लास 1 था, क्लास 2 है। ठीक है, टोटल 3 क्लास में हम फिजिक्स को समाप्त कर देंगे। एनसीईआरटी का वन शॉट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल आप तो जानते हैं कि एनसीईआरटी में कैसा रहता है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी से जरूर पूछता है दोस्तों। इसलिए हम तो कहते हैं दोस्तों, इसको जो है एक बार मन से नहीं, एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार जो है मन से पढ़िए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। महेश कुमार बर्नवाल का पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको वन लाइनर सार संग्रह है। ठीक है, हम फिजिक्स की ओर चल रहे हैं और इसमें जो है कल हम 3 चैप्टर समाप्त कर दिए थे, यहाँ से यहाँ तक, मापन से लेकर गुरुत्वाकर्षण तक। आज हम 3 चैप्टर फिर ले रहे हैं दोस्तों। द्रव का समान गुण, और ये जो आप देख रहे हैं तरंग गति और ध्वनि, और उष्मा चालक, उष्मा ताप और गति, 3 चैप्टर समाप्त। बाकी शेष जो है 3 चैप्टर और बचेगा दोस्तों। कहने का मतलब 3 क्लास में जो है सारा जो है फिजिक्स समाप्त। ठीक है, तो इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। जब तक रिवीजन नहीं दोस्तों, जब तक सिलेक्शन नहीं। तो रिवीजन मन से कीजिए देखिए, और आपको सिलेक्शन इस बार होके रहेगा, चाहे बीएसएससी इंटर लेवल वाले हो, चाहे बीएसएससी सीजीएल 4 वाले हो, चाहे अन्य एग्जाम वाले। ये जो है सभी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल इंडिया एग्जाम के लिए है। तो आप इसको मन से देखिएगा, वन लाइनर माइंड में घुसाने का प्रयास कीजिएगा। सिलेक्शन तो इस बार होना ही होना दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले जो है बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए बहुत सा सेट प्रैक्टिस आपको मतलब करवा चुके हैं दोस्तों। इसमें आगे आप देख रहे हैं दोस्तों कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का बीएसएससी सीजीएल 4 का वॉल्यूम 2 भी करवा चुके हैं। ठीक है, और ये आपको देख रहे हैं दोस्तों, यूटेरिया का वॉल्यूम 2 भी हो चुका है। ठीक है, बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए। कौटिल्य जीएस का जो है बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए भी हो चुका है। और इन सभी सेट का पीडीएफ जो है फुल, ठीक है, टोटल 150 नंबर का मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी दोनों पर अवेलेबल है। ठीक है, हालांकि सबसे अधिक पीडीएफ जो है हम व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ही देते हैं, क्योंकि वहां पर सेंड करना आराम होता है। इसीलिए सबसे अधिक पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ही मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और ये सही पीडीएफ का जो लाभ उठाइए। और बाकी इन सभी का प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर दिया गया है, उन चैनल को देख करके जो है प्लेलिस्ट में चेक करके आप वहां से लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है दोस्तों जिसमें कि 150 क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करवा रहे हैं। फुल्ली 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं दोस्तों। बाकी में देखिएगा दोस्तों केवल जीके जीएस रहेगा। तो आप इसको फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक लाइक भी प्यारा सा जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, और प्यार देते रहिएगा हमें भी। ठीक है, लाइक करके। क्या आया है देख रहे हैं कि द्रवों का जो है समान गुण के बारे में बताया गया है। द्रवों के समान गुण के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें अवस्था में परिवर्तन दिया हुआ है, प्रत्यास्था, दाब, प्लावन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, कोशिकत्व, ये सभी के बारे में बताया गया है। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, द्रव्य का जो है मुख्य अवस्था और उसके गुण के बारे में दिया गया है। तथा गुण क्या है, गुण में आकार दिया हुआ है, आयतन, प्रवाह का गुण, द्रव का ये जो है क्या कहते हैं दाब का प्रभाव, और ऊष्मा का प्रभाव, कणों में गति, गलनांक, क्वथनांक और क्रांतिक ताप, अंतराण्विक बल और हिमांक का दबाव। तो ये सभी दोस्तों आप लोग जो है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको एक बार देख लीजिएगा बढ़िया। ठीक है, ऐसे हम बताएंगे तो आप लोग को सही से पता नहीं लग पाएगा। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो है जो अभी ठोस द्रव गैस के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसी के बारे में अवस्था परिवर्तन के बारे में बता रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है, कहता है गैसों को संपीड़ित करने पर उसका ताप क्यों बढ़ जाता है, बताइएगा। तो दाब बढ़ाने से अणुओं का वेग बढ़ जाता है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, जिससे ताप में भी वृद्धि होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ताप में भी वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक ताप क्या है। क्रांतिक ताप किसी गैस का वह अधिकतम ताप है जिससे कम ताप, ठीक है, क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे किसी गैस का वह अधिकतम ताप जिससे कम ताप दिया हुआ, और कुछ नहीं दिया दोस्तों आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इधर दिया हुआ था, सॉरी दोस्तों मिस्टेक कर गए, एक बार इसको हम फिर से पढ़ देते हैं। ठीक है, कहता क्रांतिक ताप क्या है, तो किसी गैस का वह अधिकतम ताप है जिससे कम ताप पर उस गैस को दाब आरोपित करके द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सके, और उस ताप को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्था के बारे में दिया गया दोस्तों, कहता अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक है, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा स्टील का। ठीक है, अब तक ज्ञात पदार्थों में स्टील का प्रत्यास्था सर्वाधिक है।
क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इस्पात रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? क्योंकि इस्पात के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस्पात रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है क्योंकि इस्पात के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भंजक प्रतिबल किसे कहते हैं? भंजक प्रतिबल विरूपक बल का वह मान जिससे तार टूट गए। ठीक है, विरूपक बल का वह मान जिससे तार टूट गया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मैग्नस प्रभाव, मैग्नस प्रभाव के बारे में बताया गया दोस्तों कि जब कोई बेलनाकार या गोलीय वस्तु किसी तरल यानी द्रव अथवा गैस में वक्राकार पथ पर चलती है अर्थात चक्रण करती है और यदि तरल पदार्थ एवं उस वस्तु के मध्य एक आपेक्षिक गति हो तो उस वस्तु के किनारे पर एक बल लगने लगता है। ठीक है, उस वस्तु किनारे पर एक बल लगने लगता है। इस प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। मैग्नस प्रभाव का जो है सर्वप्रथम टेनिस की गेंद पर प्रयोग 1853 में H.G. मैग्नस ने किया था। ठीक है, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कहता है जब कोई बेलनाकार या फिर गोलीय वस्तु किसी तरल यानी द्रव और गैस में वक्राकार पथ पर चलती है अर्थात चक्रण करती है और किसी तरल पदार्थ एवं उस वस्तु के मध्य एक अपेक्षिक गति हो तो उस वस्तु के किनारे पर एक बल लगने लगता है। इस प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। मैग्नस प्रभाव का सर्वप्रथम टेनिस का गेंद पर प्रयोग 1853 में H.G. मैग्नस ने किया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कहता है जमीन पर गिरकर फुटबॉल का उछालन जो उछलता है क्या कारण है? तो कारण क्या है? प्रत्यास्था है। जब फुटबॉल जमीन पर गिरेगा दोस्तों तो उसमें क्या होगा? फुटबॉल के अंदर जो है दबाव पैदा होगा है जमीन की तुलना में। ठीक है, उसमें जो विरूपकता आ जाएगा है कि नहीं, उसमें जो प्रत्यास्थ बल लग जाएगा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो इसी के आधार पर जो है क्या होगा? उछलन पैदा होता है कि नहीं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हो तो आप इस पर कार्य करते हो तो इस प्रक्रिया में स्प्रिंग का प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रत्यास्थ ऊर्जा का मान बढ़ता है। प्रत्यास्थ ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। साधारण कांच के गिलास में अत्यधिक गर्म पानी डालने पर वह क्यों टूट जाता है? क्योंकि कांच का रेखीय प्रसार गुणांक ऊष्मीय प्रसार गुणांक से अधिक होता है। ठीक है, कांच का रेखीय प्रसार गुणांक जो है ऊष्मीय प्रसार गुणांक से अधिक होता है। अब चैप्टर आगे बढ़ते हैं। दबाव आ गया है। ठीक है, चैप्टर में यह दबाव आ गया है। कहता आंधी आने पर टीन का छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। आंधी आने पर टीन के छत और छप्पर ऊपर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ऊपर का जो वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है, इसीलिए वह उड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, क्यों अधिक होता है? क्योंकि तली के पानी में द्रव स्थैतिक दाब अधिक होने के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होता? अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कहता पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? जो बर्फ पिघलेगा तो पानी का स्तर जो है अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, जब बर्फ पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? तो साबुन के बुलबुले का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जल का विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? जल का विशिष्ट ऊष्मा 4.16 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस यानी 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बर्फीले क्षेत्रों में इसी के बारे में देखो थोड़ा बताया गया है दोस्तों, इसी के बारे में थोड़ा बताया गया है। क्या लिखा है? कहता बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील ऊपर की ओर ऊपरी सतह पानी बर्फ से बदल जाता है फिर भी अंदर जो है जलीय जीव जंतु जो है जीवित रहते हैं, क्योंकि जो है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के ऊपरी सतह के नीचे पानी नहीं जम पाता है। ठीक है, जब पानी नहीं जमेगा तो मछली वगैरह है या फिर अन्य जीव जंतु जो है उसके अंतर्गत जीवित रहता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। तथा हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है? बताइएगा। क्योंकि जो है वायुदाब में कमी होने के कारण किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा?
तो किसी वस्तु के मात्रा बदलने पर उसके घनत्व जो है, वस्तु के घनत्व अपरिवर्तित रहता है, वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। बैरोमीटर का पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो बैरोमीटर के पैमाने में जब अचानक गिरावट दिखाता है तो इसका मतलब होता है तूफानी मौसमी दशा, तूफानी मौसमी दशा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वायुदाब के कुछ वायुदाब मापी के कुछ पाठ्यांक के बारे में दिया गया दोस्तों कि कब आंधी तूफान कब वर्षा की संभावना होता है ना, उसी के बारे में कहता है। जब वायुदाब मापी का पाठ्यांक जो है धीरे धीरे गिरता है तब वर्षा होने की संभावना होती है। जब वायुदाब मापी का पाठ्यांक जो है अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जब वायुदाब मापी का जो पाठ्यांक होता है धीरे धीरे चढ़ता है तो साफ मौसम होने की संभावना होती है। तो ये 3 तरह के जो है पाठ्यांक के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। जब कुएं से पानी से भरी बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो पानी की सतह से ऊपर आने पर बाल्टी के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर आकर क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। जब पानी के अंदर रहेगा तो उस समय बाल्टी हल्का प्रतीत होता है, ठीक है। जैसे पानी को छोड़ेगा बाल्टी तो क्या लगेगा? भारी हम लोग को लगता है बाल्टी। देखिएगा दोस्तों, कुछ तथ्य दिया गया है। कहता है लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाया गया जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती है। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 × 10 पावर 5 पास्कल, 1.013 × 10 पावर 5 पास्कल। आगे देखना है। कहता किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। आगे देखते हैं। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब अधिक होते हुए भी हम अपना अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वायुयान जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। नीचे कुछ दिया हुआ है दोस्तों। कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो तकाशी हिरोशी, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम नामक पुस्तक का लेखक तकाशी हिरोशी। क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। वह भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अपरिवर्तित रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे घनत्व कहते हैं। वह भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अपरिवर्तित रहती है उसे घनत्व कहते हैं। ये एक बार दोस्तों इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए आपको जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत लगेगा दोस्तों, क्योंकि यह जो क्वेश्चन सभी जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन आपको लग जाएगा, तो आप एक बार जरूर देखिएगा बढ़िया से एकदम। आगे देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट क्यों जाता है? क्योंकि जो है ऊपर जाने पर वायुदाब हाइड्रोजन के दबाव की तुलना में कम हो जाता है, ठीक है। ऊपर जाने पर वायुदाब हाइड्रोजन के दाब की तुलना में कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी के चौड़े पट्टे यानी स्लीपर्स क्यों लगाए जाते हैं? बताइएगा। रेल के जो पटरी होता है उसके नीचे जो है स्लीपर लगते हैं दोस्तों, सीमेंट का जो होता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो है गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए, ठीक है। गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी झील की तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा, ठीक है। कुछ इकाई दिया हुआ है, जैसे में 1 सेंटीमीटर पारे के दाब बराबर होता है 1.33 × 10 पावर 3 पास्कल, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर 1.33 × 10 पावर 3 पास्कल। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 बार बराबर होता है 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 बार बराबर 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए तो इसको जो है एक बार देखिए मन से, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, जो है लगा करके जो एक ऑडियो के रूप में सुनिए ना, ठीक है। ऑडियो के रूप में सुनिए, ठीक है। आपको देखना भी नहीं है, जैसे एक बार सुनिए, 1-2 बार सुनिए, देखिए आपको याद हो जाएगा, बहुत ही बेहतर काम करेगा। 1 मिली बार बराबर 10 पावर 2 पास्कल, 1 मिली बार बराबर 10 पावर 2 पास्कल। 1 टॉर बराबर 1 मिलीमीटर पारा दाब, यानी
133.2 पास्कल। ठीक है, 1 टॉर्क बराबर 1 मिलीमीटर पारा दाब यानी 133.2 पास्कल। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की प्रतिक्रिया होती है। कहता हुआ समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता कोई जहाज तो उसका क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह जो ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि जो समुद्री जल का जो घनत्व होता है दोस्तों, नदी के जल के घनत्व से ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि नमक की मात्रा होता है। कुछ तथ्य दिया गया दोस्तों। कहता है समुद्र में तैरते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/10 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसीलिए जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यह तथ्य याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कहता है धातु के गुटके को गहरी झील में गिराने पर जैसे वह गहराई में डूबता जाता है, उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्प्लावन बल जो है घटता है। उत्प्लावन बल क्या होता है? घटता है। उत्प्लावन बल जो है किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। विस्थापित तरल के घनत्व पर। शीशे के दो टुकड़े को दबाने से वे आपस में चिपक क्यों जाते हैं? बताइएगा। क्योंकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल को बढ़ जाने के कारण आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है? कहता आर्किमिडीज का संबंध भौतिक के किस सिद्धांत से है? आर्किमिडीज का संबंध प्लावन के सिद्धांत से है। आर्किमिडीज का संबंध प्लावन के सिद्धांत से। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? बताइएगा। लाइफ जैकेट, तो लाइफ जैकेट व्यक्ति के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। ठीक है, व्यक्ति को जो उसका आयतन में वृद्धि कर देता है, जिससे मनुष्य को जीवन सुरक्षित रहता है। कुछ तथ्य दिया के नीचे दोस्तों एक लाइन में। कहता है सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। ठीक है, जिसे जो है परम शून्य ताप कहते हैं। याद रखिएगा कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं? कि सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है फिर। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर जो है कितना उत्प्लावन बल लगेगा? बताइएगा। तो लकड़ी के भार के बराबर। ठीक है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? तो लकड़ी के भार के बराबर उत्प्लावन बल लगेगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो दोनों का भार जो है समान रहेगा। दोनों का भार समान रहेगा। नाव जल में तब तक नहीं डूबेगी जब तक वह अपने जल का विस्थापन नहीं करते। कितना जल का? तो अपने जो है भार के बराबर जल का विस्थापन नहीं करता है तब तक नहीं डूबेगा। अगर अपने भार के बराबर जल के विस्थापन कर देगा तो वह क्या होगा? डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। यदि पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह क्या होगा? तो वह पिंड जो है ऊपर नीचे दोलन करने लगेगा। पिंड क्या करेगा? ऊपर नीचे दोलन करने लगेगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कहता है जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जल का सापेक्षिक घनत्व जो है किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाता है तो आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बुलबुले के आकार बढ़ जाएगा। बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? बताइएगा। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य संसंजक बल का होना। अणुओं के मध्य संसंजक बल का होना। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जल तेल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? जल तेल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। ठीक है। वर्षा के बूंदे गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, वर्षा के बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अपमार्जक मिलने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन आगे बढ़े। जल में घुलनशील लवण
जल में घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, जल में घुलनशील नमक जब मिलाते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जल से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं, बताइएगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है आपस में चिपक जाते हैं। कुछ तथ्य दिया गया है दोस्तों, देखिएगा। तथा स्थिर जल में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर डूबकर मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि मिट्टी का तेल जल में डालने पर जल का पृष्ठ तनाव जो है कम कर देता है और जल के ऊपर मिट्टी के तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण मच्छर का लार्वा जो है जल में डूबकर मर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पारे की दो बूंद के संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है द्रवों के द्वारा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। द्रवों के द्वारा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। आगे देखते हैं, ताप वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव घट जाता है। ताप वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्वेश्चन आगे देखें दोस्तों, श्यानता के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, श्यानता के बारे में कहता है, जल से भारी बाल्टी को हिलाकर छोड़ने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों अस्थिर हो जाते हैं? क्योंकि श्यानता के गुणांक के कारण। ठीक है, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देंगे तो अपने आप अस्थिर होता है। क्यों? श्यानता के गुण के कारण। तो श्यानता के बारे में कुछ तथ्य दिया गया है दोस्तों। विस्कोसिटी के बारे में क्या कहता है कि द्रव के अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने वाले गुण को ही क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। ठीक है, श्यानता अणुओं के मध्य कार्यरत संसंजक बल के कारण उत्पन्न होती है। श्यानता अणुओं के मध्य कार्यरत संसंजक बल के कारण उत्पन्न होती है। श्यानता जो है केवल द्रवों और गैसों का गुण है। श्यानता क्या है? केवल द्रवों और गैसों का गुण है। द्रवों के तुलना में गैसों की श्यानता क्या होता है? बहुत ही कम होती है। ठीक है, द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता क्या होता है? बहुत ही कम होता है। द्रवों के ताप बढ़ाने पर उसकी श्यानता कम होती है, जबकि गैसों के ताप बढ़ाने पर उसकी श्यानता बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, कहता एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका क्या कारण है? राइट आंसर होगा स्नेहक की श्यानता का बढ़ जाना। ठीक है, अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका कारण है स्नेहक की श्यानता बढ़ जाना। क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कर आगे कहता है, ज्वालामुखी के कारण निकलने वाला लावा अत्यधिक गाढ़ा यानी अधिक श्यान होते हुए भी तेजी से बहता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि लावा का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। लावा का घनत्व जो है अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताप को बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब ताप को बढ़ाते हैं तो द्रव का श्यानता घट जाती है। ठीक है, घटती है। अब विभिन्न पदार्थ के श्यानता के बारे में दिया गया है दोस्तों, जैसे में जल का श्यानता 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 0.890 पास्कल। ठीक है, पारा का श्यानता 1.526 पास्कल और शहद का श्यानता 2000 से 10,000 पास्कल दिया हुआ है। मोटर ऑयल का श्यानता 550 से 500 पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, एसिटिक अम्ल की श्यानता 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.056 पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, आगे दिया दोस्तों, कहता है दूध का श्यानता दिया हुआ है 2.12 मतलब पास्कल दिया हुआ, पास्कल पर सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, मिली पास्कल पर सेकंड ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मिली पास्कल पर सेकंड है ना, मिली पास्कल पर सेकंड। ठीक है, मिली पास्कल पर सेकंड, हम केवल पास्कल बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब केशिकत्व के बारे में बताया गया दोस्तों, देखिएगा चैप्टर नंबर आ गया केशिकत्व। कह रहा है दोस्तों, स्टोव की बत्ती में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो स्टोव की बत्ती में जो मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है, किस कारण? तो केशिकत्व के कारण ही चढ़ता है। ठीक है, केशिकत्व के कारण चढ़ता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन जो है केशिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। याद रखिएगा, फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने को क्या कहते हैं? लैंप की बत्ती में तेल को ऊपर चढ़ने को कोशिकीय उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिकीय उन्नयन कहते हैं। आगे देखते हैं, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है?
तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा। आगे देखते हैं, बिजली के बल्बों में निर्वात रखने की बजाय अक्रिय गैस यानी नियॉन, आर्गन आदि क्यों भरी जाती है, बताइएगा। तो जिसमें तंतु की उष्मा संवहन धाराओं के द्वारा चारों ओर फैल जाती है और तंतु का ताप उसके गलनांक तक नहीं बढ़ पाता, तथा उसके परिणाम स्वरूप बल्ब को लगातार जलाए रखने पर भी तंतु पिघलता नहीं है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की प्रक्रिया में क्या अंतर है, बताइएगा। तो हवाई जहाज ऊपर बैठने की क्रिया में बर्नौली का सिद्धांत कार्य करता है, जबकि हेलीकॉप्टर क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार ऊपर उठता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रिया प्रतिक्रिया संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार ऊपर उठता है। आगे देखते हैं, किसी केस नली की त्रिज्या दुगनी कर देने पर उसमें पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो केस नली की त्रिज्या अगर दुगनी कर देंगे तो पहले से जो है आधी ऊंचाई तक ही चढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे की जड़ों से पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है। तो केशिक तत्व के कारण पौधे की जड़ से पत्ती तक जल पहुंच पाता है। सब बर्नौली प्रमेय के बारे में दिया गया दोस्तों। कहता है जब कोई अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धाररेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव की एकांक आयतन के संपूर्ण ऊर्जा का योग नियत होता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं, बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है उसके बारे में देखना है। कहता है हवाई जहाज को ऊपर उड़ाने में आंधी में टीन की छत को उड़ जाना, ये सभी कारण किसका, बर्नौली प्रमेय के कारण। तीव्र गति से जो है गतिमान रेलगाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति या अन्य वस्तु कागज पत्ते का गाड़ी की ओर खिंच जाना, ये सभी जो है बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नीचे थोड़ा सा एक पॉइंट दिया गया दोस्तों कि द्रव का वेग का निर्धारण उसके घनत्व के आधार पर किया जाता है, ना कि उसके श्यानता के आधार पर। ध्यान रखिएगा कि द्रव का जो वेग का निर्धारण होता है उसके घनत्व के आधार पर होता है, ना कि श्यानता के आधार पर। अब चैप्टर हो गया चेंज दोस्तों, तरंग गति और एवं ध्वनि के बारे में हम लोग को जानना है। देखिएगा, ऐसी तरंगे जिसके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है, तो उसे यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ऐसी तरंगे जिसके संचरण हेतु भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं। कहता है पदार्थ के किस गुण के कारण यांत्रिक तरंगे का किसी माध्यम से संचरण संभव होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यास्था एवं जड़त्व के कारण। ठीक है, पदार्थ के किस गुण के कारण यांत्रिक तरंगे का किसी माध्यम में संचरण संभव होता है, तो प्रत्यास्था तथा जड़त्व के कारण। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो यांत्रिक तरंगे जो है दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ होता है, दूसरा अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, एक अनुप्रस्थ दूसरा अनुदैर्घ्य। अब दोनों का उदाहरण दिया गया दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग का और एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण दिया गया है। अनुप्रस्थ तरंग कहता प्रकाश तरंगे जो होता है कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। प्रकाश तरंग हो गया, भूकंप तरंगों में एस तरंग जो होता है, या फिर डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, बीना, ये सभी में जो है अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होता है। अस्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग के तो कुछ उदाहरण दे रहा है दोस्तों, जैसे में ध्वनि तरंगे, भूकंप तरंगों में पी तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगे, ये सभी तरंग जो दिया गया दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग का ही उदाहरण दिया गया है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कहता दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। वायु गैस में संचरित ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है, राइट आंसर होगा अनुदैर्घ्य। वायु में संचरित ध्वनि तरंग की प्रकृति जो है अनुदैर्घ्य होती है। ऐसी तरंगे जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाता है, राइट आंसर होगा अनुदैर्घ्य तरंगे। ऐसी तरंगे जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाता है, अनुदैर्घ्य तरंगे। तरंग संचरण के साथ किसी भौतिक राशि का संचरण होता है, क्या होता है, ऊर्जा का संचरण होता है, भौतिक राशि का ऊर्जा का संचरण होता है। अप्रगामी तरंगों के उत्पन्न होने पर माध्यम के कण जो अस्थायी रूप से विरामावस्था में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो जो अस्थायी रूप से विरामावस्था में कण रहते हैं उसे निस्पंद कहते हैं, क्या कहते हैं, निस्पंद। ठीक है,
क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। कहता एक स्प्रिंग में एक भार लटकाकर थोड़ा नीचे खींचकर छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग में कौन सी तरंगे उत्पन्न होगी तथा लटकाए गए पिंड की गति कैसा होगा। तो लटकाए गए पिंड की गति अनुदैर्ध्य तरंगे और सरल आवर्त गति होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता तरंग अध्यारोपण का सिद्धांत किस पर जो है, किस प्रकार की तरंगों पर लागू नहीं होता है। राइट आंसर होगा बड़े आयाम पर। ठीक है, तरंग अध्यारोपण का सिद्धांत जो है बड़े आयाम के तरंगों पर लागू नहीं होता, जैसे में लेजर की तरंग, इस पर लागू नहीं होगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। ये तरंग से संबंधित शब्दावली दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तरंग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से चल रहा माध्यम के कण की अवस्था दिया गया है। ठीक है, यहाँ से तरंग चल रहा है दोस्तों, इस तरह से होते हुए देख रहे हैं, इस तरह से होते हुए, यानी श्रृंग जो ऊपर उठा दोस्तों इसको श्रृंग कहते हैं, और जो नीचे उठा जो है जो नीचे गिरा उसे क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो तरंग जो है श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। ठीक है, तरंग क्या है, श्रृंग और गर्त के रूप में चलेगा। ठीक है, और एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, उसे तरंगदैर्घ्य के रूप में नापी जाती है, चाहे मापी जाती है। ठीक है, तो पूछता है जो तरंग की गति की दिशा कैसा होता है दोस्तों, तो श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते दोस्तों, क्या कर रहा है, आयाम के बारे में बताया गया है। कहता है किसी माध्यम में तरंग के संचरण की दशा में माध्यम के कणों की उसकी मध्य स्थिति में किसी एक और अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आयाम कण का कंपन पथ की कुल लंबाई का आधा होता है। इसका एसआई मात्रक क्या दोस्तों, मीटर। ठीक है, आयाम का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्वेश्चन अगला पॉइंट देखते हैं, आवृत्ति के बारे में बताया गया है। कहता है जब किसी माध्यम में तरंग की संचरण होता है तो 1 सेकेंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपन की संख्या उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक होता है दोस्तों हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते दोस्तों, आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के एक दोलन के समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो है मात्रक, इसका मात्रक सेकेंड है। इसे दोलन काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन काल भी कहते हैं। अब आगे दिया दोस्तों कला, जिसे फेज कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। किसी माध्यम में तरंग की संचरण की दशा में किसी विशिष्ट समय पर माध्यम के किसी कण की अवस्थिति कला कहलाती है। यह कण मध्य की स्थिति से उसके विस्थापन तथा दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, तरंगदैर्घ्य के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, कहता यदि किसी तरंग की लंबाई है तो माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी मध्य स्थिति दोनों की ओर एक कंपन को पूरा करने में तय की गई दूरी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य एक समान कला के कंपन करते हुए दो निकटस्थ कणों के मध्य की दूरी बराबर होती है। ठीक है, इसको जो है यानी तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते तो नीचे में एक पॉइंट दिया गया है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। कहता है अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में एवं तनावयुक्त रस्सियों एवं द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती है, तरल के अंदर नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला चैप्टर आ गया है दोस्तों ध्वनि। तो ध्वनि के बारे में देखते हैं। कहता है ध्वनि का तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि का तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए यानी मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जो कि समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दिया गया है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करती है। तो ध्वनि का प्रबलता ध्वनि के जो है आयाम पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है विभिन्न ध्वनि की तीव्रता के बारे में दिया गया है। ध्वनि का स्रोत क्या है और इसका तीव्रता क्या है। जैसे पेड़ के पत्तों का सरसराहट, इसके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि है 10 से 20 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न करता है सरसराहट में। जो हम लोग साधारण बातचीत करते हैं दोस्तों उसमें 30 से 40 डेसिबल उत्पन्न ध्वनि होता है। तेज बातचीत करते हैं दोस्तों उसमें 50 से 60 डेसिबल होता है। और तेज संगीत या फिर शोर में 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न होता है। और औद्योगिक संयंत्र यानी कारखाने में 100 से 120 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, सायरन या फिर पुलिस एम्बुलेंस में
इसमें 110 से 120 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। जेट विमान में 140 से 150 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है जब लोहा व नाइट्रोजन को ध्वनि के वेग का आरोही क्रम में होगा, जल लोहा नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग का आरोही क्रम क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि सबसे अधिक वेग ध्वनि का होता है ठोस में, तो सबसे अधिक लोहा में, उससे कम द्रव में यानी जल में, उससे कम गैस में यानी नाइट्रोजन में। ठीक है, तो नाइट्रोजन, जल और लोहा। ध्वनि का चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है, द्रव माध्यम में उससे कम और गैस माध्यम में सबसे कम होता है, जो कि ऊपर दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तापमान के घटने का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान जब घटेगा तो ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान के घटने पर ध्वनि का वेग जो है घटता है। तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होता है? निर्वात में ध्वनि का चाल 0 होता है। ठीक है, ध्वनि तरंगे ठोस और गैस दोनों माध्यम में गति कर सकती है। धातुओं में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है कि धातु में ध्वनि का जो वेग होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का चाल सर्वाधिक किस पदार्थ में होता है? तो ध्वनि का चाल सर्वाधिक ओस्मियम में होता है। ठीक है, ओस्मियम के बारे में जानते हैं दोस्तों कि यह जो है सबसे भारी धातु होता है, ओस्मियम। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा क्या कहलाती है? तो किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा ध्वनि की तीव्रता कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि का तीव्रता का एसआई मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर। कानों की ध्वनि को प्रति संवेदनशीलता पर ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण निर्भर करता है? बताइएगा। तो राइट आंसर होगा ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि का प्रबलता। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का चाल गर्म व ठंडी वायु में किसमें सर्वाधिक होगा? तो ध्वनि का चाल गर्म या फिर ठंडी वायु में सर्वाधिक जो होगा गर्म वायु में। गर्म वायु में ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन आगे बढ़े दोस्तों। वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि के चाल में कितना अंतर होता है? तो जब वायु के तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो ध्वनि का चाल 0.6 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। कहता है कुछ तथ्य दिया गया है कि 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 का मान समुद्र के निकट मैक संख्या 1 के मान से कम होता है। आगे देखते हैं। कहता किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उस माध्यम में प्रकाश का वेग व ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग और ध्वनि के वेग यानी प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा जबकि ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यदि मैक संख्या 1 हो तो माध्यम में गतिमान वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनिक। मतलब माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल समान होगा। मैक संख्या के बारे में कुछ बताया गया दोस्तों, देखिएगा। मैक संख्या किसी माध्यम में निश्चित ताप व दाब पर किसी वस्तु की चाल तथा उस माध्यम में उसी ताप एवं दाब पर ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की माध्यम में मैक संख्या कहलाते हैं। मैक संख्या बराबर होता है किसी माध्यम में वस्तु की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि का चाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि बूम के बारे में यानी सोनिक बूम के बारे में बताया गया है। कहता है जब एक पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तीव्र यानी 1 मैक से अधिक गति से चलता है तो उसके पीछे प्रघाती तरंगों का एक विस्फोट शोर उत्पन्न होता है। इसी शोर को ध्वनि बूम कहा जाता है। उदाहरण दिया गया है कि गोली चलता है या फिर जेट वायुयान, रॉकेट, ये सभी जो है आदि गति जो उत्पन्न का जो ध्वनि होता है मैक के रूप में होता है। ठीक है, यानी इसी को हम कहने का मतलब ध्वनि बूम कहते हैं। ठीक है, ध्वनि बूम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाराध्वनिक जेट से वायुमंडल के किस परत को क्षति पहुंचती है? तो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत को। ठीक है, पाराध्वनिक जेट से वायुमंडल के किस परत को क्षति पहुंचता है? तो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत को। आगे देखते हैं। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा सोनोग्राफी। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का प्रयोग करते हैं उसे सोनोग्राफी कहते हैं। आगे बढ़े दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार
45 डेसिबल की तीव्रता वाले ध्वनि मानव के लिए जो है सबसे उपयुक्त है। अगर इससे अधिक होगा दोस्तों तो थोड़ा थोड़ा जो है मानव के लिए हानिकारक उत्पन्न हो सकता है। यानी 45 डेसिबल के तीव्रता वाले ध्वनि जो है मानव के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन के बारे में दिया गया है। कहता है जब ध्वनि तरंगे अवरोध से टकराकर समाप्त नहीं होती है और ना ही वापस जाती है बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है तो यह गुण ध्वनि तरंग के विवर्तन कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। मैंने क्या कह रहा था कि जब ध्वनि तरंगे अवरोध से टकराकर समाप्त नहीं होती है और ना ही जो है वापस जाती है बल्कि यह मुड़कर जो है आगे बढ़ जाती है, यही गुण क्या कहते हैं, ध्वनि तरंग का विवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि ध्वनि जो है इसमें टकरा रहा है, ठीक है, इसमें टकरा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा छिद्र दिया गया दोस्तों, तो इस छिद्र से ध्वनि जो है आगे की ओर बढ़ जाता, ना कि पीछे की ओर मुड़ा नहीं। ये जो पीछे की ओर नहीं गया, यहाँ पर जो है यहाँ से होकर के ध्वनि निकल गया जहां से उसका है न रास्ता था। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ तथ्य दिया गया, उसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। कहता स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड समय अंतराल होना आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि तरंग का किसी माध्यम से प्रसारित होने पर माध्यम के कणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो माध्यम के कण उसकी मध्य स्थिति के समीप इधर उधर गतिशील होते हैं। ठीक है, माध्यम के कण मध्य स्थिति के समीप इधर उधर गतिशील होते हैं। कहता है ध्वनि के कंपन का आयाम किसको निर्धारित करता है? तो ध्वनि के कंपन के आयाम जो है ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, ध्वनि की प्रबलता को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पराश्रय ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जाती है? तो पराश्रय ध्वनि तरंगे जो है कुत्ता और डॉल्फिन के द्वारा सुनी जाती है। इसमें चमगादड़ भी शामिल है। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्य प्रणाली जो है रेडियो तरंगों के परावर्तन के आधार पर आधारित किया गया है, रेडियो तरंगों के परावर्तन। अच्छा, कुछ परिघटना दिया गया है और इसका कारण दिया गया दोस्तों। जैसे अनुरणन, इसमें क्या होता है, दीर्घ प्रतिध्वनि होता है। ठीक है, अनुरणन मतलब दीर्घ प्रतिध्वनि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिवर्सरेशन। ठीक है, अनुनाद क्या है? कहता है दो समान आवृत्ति वाली तरंग अध्यारोपित होती है, इसे अनुनाद कहते हैं। ठीक है, इसका कारण दिया हुआ था कि किस कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, त्वरित आवेश द्वारा। हृदय के कंपन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? राइट आंसर होगा अपस्रव ध्वनि, अपस्रव ध्वनि। सिनेमाघर, बड़े सभागार आदि में ध्वनि बंद होने के बाद कुछ देर तक सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है अनुरणन। ठीक है, अनुरणन जो है इसका कारण है। क्वेश्चन आगे बढ़े दोस्तों। कुछ अनुरणन के बारे में बताया गया है, कुछ तथ्य दिया गया है। तो कहता है अनुरणन के कारण श्रोताओं यानी दर्शक की समस्या ना हो, इसीलिए हॉल की दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पटल यानी खुरदरे, प्लास्टर और परतों आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विस्पंद का उत्पन्न होना किस घटना का परिणाम है? तो विस्पंद का उत्पन्न होना जो है तरंग का अध्यारोपण का परिणाम है, तरंग का अध्यारोपण का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यांत्रिक या ध्वनि तरंगे किस माध्यम में संचारित नहीं हो सकती है? तो यांत्रिक और ध्वनि तरंगे जो है अंतरिक्ष एवं निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्यों की शोर की सहन करने की सीमा कितनी होती है? मनुष्यों की शोर की सहन करने की सीमा 80 से 90 डेसिबल होता है, 80 से 90 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि का तारतम्य ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्वनि की आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि का वह अभिलक्षण जो समान प्रबलता एवं तारतम्य दोनों ध्वनि में समान आयाम समान आवृत्ति की दो ध्वनियां अंतर करने की सहायता करता है, क्या कहलाता है? तो उसे ध्वनि की गुणता कहते हैं, ध्वनि की गुणता। क्वेश्चन आगे बढ़े दोस्तों। कहता है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करता है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करता है।
एक अंतरिक्ष यात्री अपने सह यात्री को बिना किसी यंत्र की सहायता से चंद्रमा के सतह पर सुन नहीं सकता है। ठीक है, बिना किसी यंत्र, सॉरी दोस्तों बोलने मिस्टेक कर दिए, कहता एक अंतरिक्ष यात्री जो है सह यात्री को बिना किसी यंत्र की सहायता से चंद्रमा पर जो नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम उपलब्ध नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि ध्वनि को जो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जब माध्यम बंद हो गया तो फिर ध्वनि कहाँ सुन पाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि जब किसी दूर की तल से परिवर्तित होकर पुनः सुनाई देती है कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाता है। ध्वनि की स्रोत व परिवर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? राइट आंसर होगा 16.5 मीटर। प्रतिध्वनि के कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि कारण क्या होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन कार्यक्रम सुनते हैं, यह किस कारण संभव है? तो यह जो है अनुनाद के कारण संभव है, अनुनाद के कारण। विभिन्न माध्यम में ध्वनि का चाल 25 डिग्री तापमान पर, 25 डिग्री तापमान पर क्या होता है दोस्तों? कहता है एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम जो है 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ध्वनि का मतलब ध्वनि का चाल के बारे में दिया गया दोस्तों। ठीक है, स्टील में ध्वनि का चाल 5960 मीटर प्रति सेकंड, लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड, कांच में 5640 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड, वायु में दिया गया है 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकंड, समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकंड, सामान्य जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सभी जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे बढ़े। कहता है किसी माध्यम की प्रत्यास्था अधिक होने पर उसमें ध्वनि की चाल उतना ही अधिक होगी, जबकि अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल कम हो जाती है। अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि का चाल क्या होता है? कम हो जाता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि वे पाराध्वनिक तरंगे उत्सर्जित करते हैं जो शिकार या अवरोध से टकराकर परिवर्तित होने के बाद उसके कानों तक टकराती है। इस प्रकार चमगादड़ अपने मार्ग के अवरोध या शिकार के चित्र व स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, कहता किसी नदी, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी नदी या समुद्र में निमज्जित यानी डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार उपकरण नामक इसी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है शिकार परभक्षी या बाधाओं को पता लगाने के लिए डॉल्फिन तथा चमगादड़ किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो डॉल्फिन तथा चमगादड़ जो है प्रतिध्वनि निर्धारण परिघटना का उपयोग करते हैं, प्रतिध्वनि निर्धारण परिघटना का। ध्वनि तरंगों में विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन तथा व्यतिकरण में से कौन सी घटना नहीं हो सकता है? तो ध्वनि तरंग में जो है यह ध्रुवन की घटना नहीं होता है। ठीक है, ध्रुवन की घटना जो है अनुप्रस्थ तरंग में होता है। ठीक है, ध्वनि तरंग यानी अनुदैर्ध्य में नहीं होता है। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। ठीक है, अनेक आवृत्ति से मिलकर उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है ध्वनि का दिन की अपेक्षा रात्रि में दूर तक स्पष्ट सुनाई देने का कारण क्या है? तो ध्वनि का अपवर्तन। ठीक है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही रात में दूर तक और स्पष्ट सुनाई देता है। ध्वनि का चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा यदि दाब बढ़ाने पर ताप नियत रहे, जैसे कि आदर्श गैसों में होता है, तो दाब का ध्वनि का चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तथा लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप उसकी आवृत्ति के अंतर विस्पंद कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। कहता है किसी हॉल में यदि वक्ता के शब्द सुनाई नहीं देते तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा हॉल का अनुरण 0.8 सेकेंड से अधिक होना। हॉल का अनुरणन 0.8 से अधिक होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है तो किस कारण आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है? राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं।
ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव के बारे में कुछ दिया गया है। कहता है जब ध्वनि स्रोत श्रोता के मध्य सापेक्षिक गति हो रही तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आभासी आवृत्ति तथा ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति में अंतर पाया जाता है। आवृत्ति परिवर्तन के इस घटना को ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जल, इस्पात एवं नाइट्रोजन में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो आप जानते होंगे ठोस में यानी इस्पात में। सागर की गहराई को मापने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर होगा इको साउंडिंग तकनीक का। ठीक है, सागर की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। दो लाउड स्पीकर के एक साथ बजने पर ध्वनि तरंग का स्पष्ट रूप से सुनाई न देना किसका उदाहरण है? तो ध्वनि तरंग का स्पष्ट रूप से सुनाई न देना ध्वनि तरंग के व्यतिकरण के कारण है। ध्वनि तरंग का व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि के परावर्तन। मानव कान में कंपमान हिस्सा होता है। मानव कान में कंपमान हिस्सा क्या होता है? कर्ण पटल होता है। ठीक है, कर्ण पटल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि ध्वनि तरंग एक माध्यम से प्रसारित हो तो क्या होता है? यदि ध्वनि तरंग एक माध्यम से प्रसारित हो तो माध्यम के कण उसकी मध्य स्थिति के समीप इधर उधर गतिशील होते हैं। ठीक है, गतिशील होते हैं। कम लंबाई और अधिक लंबाई वाले बांसुरी में से किसमें उच्च आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होगी? राइट आंसर होगा कम लंबाई वाले बांसुरी। कम लंबाई और अधिक लंबाई वाले बांसुरी में से किसमें उच्च आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होगा? तो कम लंबाई वाले बांसुरी में। एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? एकॉस्टिक में ध्वनि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एकॉस्टिक में ध्वनि का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को संदेश देने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग होता है? राइट आंसर होगा गाल्टन सीटी का। ठीक है, विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को संदेश देने के लिए गाल्टन सीटी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से किस प्रकार ट्रैक किया जा सकता है? राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह सुस्पष्टता से डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में किस प्रकार के ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी तथा सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायु अथवा अन्य गैसीय माध्यम में ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग की चाल पर विभिन्न भौतिक राशि का प्रभाव। अब इसका प्रभाव देखिएगा। ध्वनि का चाल पर ताप का प्रभाव, ध्वनि के चाल पर ताप का जो प्रभाव है क्या पड़ता है उसमें देखना है। कहता वायु अथवा अन्य गैस में ध्वनि का चाल वायु अथवा अन्य गैस में परम ताप यानी T के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ध्वनि को ताप बढ़ाएंगे तो उसका चाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका जो है वर्गमूल का दिया हुआ समानुपाती है। ठीक है, बढ़ जाएगा। आगे कहता है ध्वनि पर जो है दाब का प्रभाव। ध्वनि पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कहता है यदि वायु अथवा अन्य गैसीय माध्यम का ताप नियत हो तो दाब में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी दाब जो है घटाए या फिर बढ़ाए इससे कोई इफेक्ट ध्वनि को नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब कहता है ध्वनि की चाल पर माध्यम के वेग का प्रभाव। ठीक है, तो माध्यम में उसका वेग किस प्रकार की होगा उसके बारे में बता रहा है। क्या कर रहा है? यदि ध्वनि का संचरण माध्यम के वेग की दिशा में हो रहा हो तो ध्वनि की चाल भी में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, परंतु ध्वनि का संचरण माध्यम के वेग के विपरीत दिशा में हो तो ध्वनि की चाल में कमी होगा। ठीक है, यानी संचरण के दिशा में होगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। संचरण के दिशा के विपरीत अगर वेग होगा तो क्या होगा? ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर क्या कर रहा है? कहता है ध्वनि की चाल पर वायु में उपस्थित आर्द्रता का प्रभाव, यानी आर्द्रता जो है ध्वनि पर क्या प्रभाव डालेगा। कहता है वायु की तुलना में जलवाष्प का घनत्व कम होता है, इसलिए जलवाष्प युक्त वायु यानी आर्द्रता युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होगा। अतः आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जब आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, अगर आर्द्रता कम होगा तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
आगे कहता है दोस्तों डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग के बारे में किया गया है। डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग मतलब इसमें क्या रहा है कि वायु में उड़ते हुए वायुयान का वेग अथवा अवस्थिति का निर्धारण में, ठीक है, समुद्र के भीतर गतिमान पनडुब्बी का वेग एवं अवस्थिति के निर्धारण में, यानी ये सभी में जो है डॉपलर प्रभाव का प्रयोग होता है। तारों अथवा आकाश गंगाओं की गति के अनुमान के लिए भी डॉपलर प्रभाव का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कथा स्वचलित दरवाजों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो स्वचलित दरवाजा में जो है पराश्रव्य संवेदकों का उपयोग करते हैं। पराश्रव्य संवेदकों का यानी पराश्रव्य सेंसर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ध्वनि का मोटा होना अथवा तीक्ष्ण होना ध्वनि के किस तीक्ष्णता के कारण होती है। तो ध्वनि के मोटा होना अथवा तीक्ष्ण होना ध्वनि के तारत्व के कारण होता है, ठीक है, ध्वनि के तारत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खदानों में हानिकारक व विस्फोटक गैस का पता किस प्रकार लगाया जाता है। राइट आंसर होगा विस्पंद की सहायता से, ठीक है, विस्पंद की सहायता से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो ध्वनि का उत्पादन क्या होता है। तो ध्वनि का उत्पादन जो है प्रबल हो जाता है, ठीक है, जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो ध्वनि का उत्पादन जो है प्रबल होता है। नीचे कुछ पॉइंट दिया गया दोस्तों, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है, महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज के तारत्व तो क्या होता है, अधिक होता है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है किस प्रकार होती है। तो लिखा हुआ है कि आवर्त काल के व्युत्क्रमा अनुपाती होती है, ठीक है। ध्वनि तरंग का जो आवृत्ति होता है आवर्त काल के व्युत्क्रमा अनुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग लंबी दूरी तक प्रसारित नहीं होगी क्योंकि उन्हें वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ध्वनि तरंग लंबी दूरी तक प्रसारित नहीं होगा क्योंकि उन्हें वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ध्वनि तरंग के बारे में कुछ बताया गया है दोस्तों, देखिएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है जो माध्यम में संचरण करती है। ये तरंगे माध्यम द्वारा अवशोषित कर ली जाती है जिससे ध्वनि तरंग लंबी दूरी तक प्रसारित नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ध्वनि तरंग के कुछ वर्गीकरण दिया गया है, देखिएगा। पहला दिया हुआ है अबाश्रय तरंग, ठीक है, अवश्रव तरंग। तो अवश्रव तरंग किसे कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से जो नीचे की आवृत्ति वाला ध्वनि तरंग होता है उसे अवश्रव तरंग कहते हैं, ठीक है। जैसे में ज्वालामुखी और भूसंखलन एवं उल्कापिंड से उत्पन्न तरंग जो है अवश्रव तरंग के रूप में होते हैं, ठीक है। आगे दिया हो दोस्तों सरब तरंगे, ठीक है। कहता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य तक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग सरब तरंग कहलाता है, ठीक है। इसमें जो है मनुष्य का कान जो है इन तरंगों को सुन सकता है। जैसे में हम लोग जो बांसुरी बजाते हैं, शहनाई जो है, ढोल है, ये सभी से उत्पन्न तरंग जो है सरब तरंग के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सुन लेते हैं। अगला है दोस्तों परासरब तरंग। परासरब तरंग क्या है। कहता है वे तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे परासरब तरंग कहलाता है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग मनुष्य नहीं सुन सकता है, परंतु बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा, आगे कुछ तरंग जो इसके बारे में दिया गया दोस्तों, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग एवं ध्वनि तरंग में अंतर दिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा क्या कहता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया गया दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, जबकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बता रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। जबकि ध्वनि तरंग जो है वायु में वेग 342 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के समय दाब परिवर्तन नहीं होता है, जबकि ध्वनि तरंग के संचरण के समय दाब परिवर्तन होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में भी आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर है, देखिएगा। आप एक बार इसको मन से रिवीजन किए दोस्तों, देखिए आपको एग्जाम में छूटने का संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि एग्जाम में लगभग क्वेश्चन जो होता है दोस्तों एनसीईआरटी से ही पूछा हुआ रहता है, ठीक है। ऐसी तरंगे जो किसी भौतिक माध्यम की अनुपस्थिति में भी संचरण कर सकती है क्या कहलाता है, बताइएगा। तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ऐसी तरंगे जो किसी भौतिक माध्यम की अनुपस्थिति में भी
संचरण कर सकता है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। रात में देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण में किस प्रकार की तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो जो रात में देखने वाले जो उपकरण होता है दोस्तों, उसमें अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवरक्त तरंग का। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। क्वेश्चन आगे देखते हैं। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणें प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा एक्स किरण। ठीक है, आंतों से संबंधित रोगों के निदान में एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कीड़ा तथा क्षति पहुंचाने वाले जीव को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन तरह किरणों का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक्स किरण का। एक रडार द्वारा वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा रेडियो तरंग का। ठीक है, एक रडार द्वारा वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य के आधार पर तरंगों के आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कह रहा है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का, इससे अधिक होता है एक्स किरण का, इससे अधिक होता है पराबैंगनी, फिर दृश्य किरण, अवरक्त किरण, फिर लघु रेडियो तरंगे, उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंगे। तो यानी सबसे अधिक जो होता है दीर्घ रेडियो तरंग का होता है तरंगदैर्घ्य, और सबसे कम किसका होता है? गामा किरण का। ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल में किस परत से परिवर्तित होती है? राइट आंसर होगा आयनन मंडल से। ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंग जो है वायुमंडल में आयनन मंडल से परिवर्तित होता है। आगे बढ़ते हैं। कुलीज नालिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलीज नालिका का प्रयोग जो है एक्स किरणों के उत्पन्न करने के लिए करते हैं, एक्स किरण का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? राइट आंसर होगा गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बंद चूल्हे में सूक्ष्म तरंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म तरंग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंतरिक्ष स्टेशनों पर लोलक घड़ी क्यों अनुपयोगी हो जाती है? राइट आंसर होगा क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशनों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान शून्य हो जाता है, जिससे आवर्तकाल अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु को समाप्त करने के लिए पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग करते हैं, पराबैंगनी विकिरण का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वैद्युत चुंबकीय तरंग का मूल स्रोत क्या है? राइट आंसर होगा विद्युत आवेश का निरंतर कंपन। वैद्युत चुंबकीय तरंग का मूल स्रोत है वैद्युत आवेश का निरंतर कंपन। क्वेश्चन नेक्स्ट। कौन सा विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है? बताइएगा। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में अवरक्त विकिरण जो है विद्यमान है। ठीक है, अवरक्त विकिरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कतार परा या फिर परम उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है किसके द्वारा? तो अंतरिक्ष तरंग के रूप में। ठीक है, अंतरिक्ष तरंग के रूप में संचारित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। कथा शुद्ध के जल के शुद्धिकरण में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जल का शुद्धिकरण में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। पराबैंगनी किरणों का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड की परास क्या होता है? तो प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। ठीक है, कुछ नीचे एक पॉइंट दिया गया दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं पॉइंट क्या दिया गया है। जो अल्ट्रावायलेट जो विकिरण के द्वारा जो लिखा हुआ है यूवीसी विकिरण के द्वारा पराबैंगनी विकिरण से ओजोन परत सर्वाधिक प्रभावी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा चुंबकीय तरंग का। ठीक है, चुंबकीय तरंग का। एमआरआई मशीन में जो है चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। बहुमूल्य हीरो और पत्थरों में अशुद्धि को पता लगाने के लिए किन विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो बहुमूल्य हीरो और पत्थरों में अशुद्धि को पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं, एक्स किरणों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जाली दस्तावेजों को पता
किन किरणों के द्वारा लगाया जाता है? जाली दस्तावेजों का पता जो है पराबैंगनी किरणों के द्वारा लगाते हैं। जाली दस्तावेजों का पता पराबैंगनी किरणों के द्वारा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल सकते हैं? राइट आंसर होगा पृथ्वी की सतह वक्रीय होने के कारण। ठीक है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाता है क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्रीय होने के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूरदर्शन प्रसार में चित्र संदेश के संचरण में किसका मॉड्यूलन किया जाता है? राइट आंसर होगा आयाम आयाम का मॉड्यूलम। ठीक है, दूरदर्शन प्रसार में चित्र संदेश को संचरण में आयाम आयाम का मॉड्यूलम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गतिमान कार की चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी उस पर कौन सी विकिरण डालता है? राइट आंसर होगा सूक्ष्म तरंगे। गतिमान कार की चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी जो है सूक्ष्म विकिरण की किरण डालता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है मध्यम ताप बढ़ाने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा प्रकाश की गति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, प्रकाश की गति अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद ऊपर आते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है, पहले ये वाला खत्म कर लेते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा अल्ट्रासाउंड तकनीक का। गर्भाशय में शिशु के विकास के लिए जानकारी हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तकनीक का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य घट जाती है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य घट जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा अवरक्त तरंग का। ठीक है, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा टैकोमीटर का। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो टैकोमीटर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेलीकास्ट किसे कहते हैं? तो टेलीकास्ट समाचारों और सूचना के विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। ठीक है, समाचार और सूचना के विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना क्या कहते हैं? टेलीकास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आयनिक विकिरण वायुमंडल में किस परत में पाया जाता है? आयनिक विकिरण जो है वायुमंडल में आयन मंडल में पाया जाता है। ठीक है, आयनिक विकिरण आयन मंडल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूरदर्शन रेडियो की ध्वनि संकेत किस तकनीक पर आधारित होते हैं? राइट आंसर होगा आवृत्ति मॉड्यूलन पर। दूरदर्शन रेडियो के ध्वनि संकेत जो है आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीक पर आधारित होते हैं। देखिएगा दोस्तों, कुछ तरंग के बारे में दिया गया, शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा महीन दिखिएगा, माफ कीजिएगा, कुछ हम कर नहीं पाएंगे इसमें। ठीक है, गामा किरणों का खोज जो है पॉल बिलार्ड ने किया है। ठीक है, गामा किरणों का खोज पॉल बिलार्ड ने किया है। एक्स किरणों का खोज डब्ल्यूसी रोएंटजन ने किया है। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद हम उधर देखेंगे। तो एक्स किरणों का खोज रोएंटजन ने किया है। पराबैंगनी किरणों का खोज रिटर ने किया है। दृश्य किरण का खोज न्यूटन ने किया है। ठीक है, अवरक्त विकिरण का खोज जो है विलियम हर्शेल ने किया है। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्टज ने किया है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज जो है हेनरिक हर्टज और मार्कोनी ने किया है। ठीक है, बाकी इसमें जो है तरंगदैर्घ्य का परास दिया हुआ दोस्तों। हालांकि ये सभी जो है थोड़ा सा कम पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा और इसका उपयोग तो खासकर आप याद रखिएगा। उपयोग जैसे गामा किरण, तो गामा किरण का उपयोग दिया हुआ है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में उपयोग होता है। एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में होता है। यहाँ पर दिया हुआ पराबैंगनी किरणें, इसका प्रयोग जो है सिंकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न और जीवाणु को नष्ट करने में होता है। दृश्य किरण का प्रयोग इसकी उपस्थिति से वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अवरक्त विकिरण फोटोग्राफी में, सिंकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं। ये खासकर पूछता है विशेष दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फोटोग्राफी के सिंकाई में और टीवी रिमोट जो कंट्रोल होता है उसमें अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं। आगे दिया हुआ लघु रेडियो तरंग जो कि रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंग रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में होता है। तो बाकी ये सभी जो है याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है,
यहाँ पर दृश्य प्रकाश का वर्णक्रम दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, दृश्य प्रकाश का वर्णक्रम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया पराबैंगनी विकिरण का दिया हुआ 400 एंगस्ट्रम, ठीक है, बैगनी का दिया हुआ क्या तो देखो 4300 दिया हुआ, जामुनी का 4600, नीला का 5000, हरा का जो है 5700 एंगस्ट्रम, पीला का 6000, इस तरफ दिया है, इस तरफ जो है दिया हुआ है। तो आप ये सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं दोस्तों, उष्मा ताप और उष्मागतिकी, ठीक है, आते देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऊष्मा के बारे में बता रहा है दोस्तों, कहता ऊष्मा ऊर्जा का एक स्वरूप है जो दो भिन्न भिन्न तापमान वाले पदार्थों के मध्य स्थानांतरित होती है, ठीक है। ऊष्मा का एसआई इकाई क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। ताप के बारे में देखिएगा, कहता है ताप एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा किसी पदार्थ में निहित ऊष्मा की मात्रा, स्तर अथवा तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है। तो एथिल एल्कोहल जो है -114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, -114 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मा किसका एक स्वरूप है, तो ऊष्मा ऊर्जा का एक स्वरूप है, ऊर्जा का एक स्वरूप है। आगे कुछ नाम दिया हुआ दोस्तों देखिएगा, इससे पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। कहता है कम तापमानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कम तापमानों के अध्ययन को निम्न तापकी कहते हैं, ठीक है, निम्न तापकी। सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस पर एक समान रहते हैं, राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर ताप मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है एक समान रहते हैं। मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पैमाने पर यह कितना होता है, तो सेल्सियस पैमाने पर यह जो है -37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा कि मनुष्य के जो शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस नहीं। आगे देखिएगा, तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो तापमापी जो है ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर काम करता है। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड से मापने हेतु प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पायरोमीटर या फिर पूर्ण विकिरण तापमापी कहते हैं। दोनों एक ही है, जो 2000 डिग्री सेल्सियस को मापता है उसे पायरोमीटर या फिर पूर्ण विकिरण तापमापी कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, कहता है विभिन्न प्रकार के जो है तापमापी और उससे संबंधित तथ्य के बारे में दिया गया है। जैसे में देखिएगा द्रव तापमापी, ठीक है, द्रव तापमापी, इसमें जो है पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है, और एल्कोहल जो है कितना -114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो इसमें जो है कौन सा प्रयुक्त होगा द्रव तापमापी में, उसके बारे में दिया गया, यानी पारा भी होता है प्रयुक्त और एल्कोहल भी प्रयुक्त होता है। अगर अत्यधिक ठंडा प्रदेश है तो वहां पर पारा प्रयुक्त ना होकर के एल्कोहल प्रयुक्त होता है, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल जो है इसका जो है जमने का जो क्षमता है बहुत ही एकदम नीचे होकर जमता है कि नहीं। चिकित्सीय तापमापी, इसमें जो है प्रयुक्त होता है पारा का। गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। प्लेटिनम रेसिस्टेंस तापमापी में प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। ताप युग्म तापमापी में सीबेक प्रभाव आधारित का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विकिरण तापमापी में स्रोतों के ऊष्मीय विकिरण के ग्रहण करता है, ठीक है। बाकी इसका उपयोग दिया गया दोस्तों, जैसे द्रव तापमापी का उपयोग जो है द्रव के तापमान मापने में होता है। चिकित्सा तापमापी का प्रयोग जो है बुखार मापने में होता है। गैस तापमापी का प्रयोग गैसों के ताप मापने में होता है, ठीक है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस तापमापी का प्रयोग जो है औद्योगिक इकाई में प्रयुक्त होता है। ताप युग्म तापमापी का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता है। पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग इसमें सूर्य, तारा और आकाशीय पिंड का ताप मापने में प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा आगे देखिएगा, कहता है क्या कारण है कि द्रव तापमापी में जल का उपयोग नहीं किया जाता है, बताइएगा। क्योंकि जल पारदर्शी है, आकाश से चिपकता है तथा इसका ऊष्मीय प्रसार भी असमान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है तापमापन के बारे में बताया गया है। जैसे में फ़ारेनहाइट, इसका हिमांक दिया हुआ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका क्वथनांक दिया हुआ है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस के बारे में दिया गया दोस्तों कि 0 डिग्री सेल्सियस जो हिमांक बिंदु होता है और 100 डिग्री सेल्सियस जो क्वथनांक बिंदु होता है। केल्विन के बारे में दिया गया है कि 273 डिग्री केल्विन जो है हिमांक होता है और 373 डिग्री केल्विन जो है क्वथनांक होता है। ये सभी जो है याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इधर
अच्छा, कुछ पैमाना दिया गया है मापने के, जैसे में सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और र्यूमर पैमाना। और ये सभी का जो है कुछ संबंध दिया गया है, ये फार्मूला के तौर पर इसको याद रखिएगा। C-0/100 बराबर K-270/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80। तो ये जो है याद रखिएगा, ठीक है, ताकि जो है चेंज करने में आसानी हो। मतलब किसी अगर मान लीजिए कि सेल्सियस दिया हुआ है, रोमर पूछे तो सेल्सियस रोमर से निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा तो बड़ा ही फायदा करेगा, ठीक है। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, आगे देखते हैं क्या कहता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान जो है 310 डिग्री केल्विन होता है। 310 केल्विन, सॉरी डिग्री नहीं, केल्विन होता है। तारों में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। क्या होती है? तारों के भीतर होता है, तारों के भीतर। नीचे कुछ एक लाइन दिया गया दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं इस लाइन को, ठीक है। कहता है शुष्क बैटरी में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, उष्मा और ताप में कुछ डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। जरा देख लेते हैं उष्मा ताप में क्या क्या डिफरेंस है। उष्मा के बारे में बता रहा है दोस्तों कि उष्मा जो है एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है, ठीक है। जबकि ताप के बारे में कह रहा है कि ताप किसी वस्तु का उष्णता एवं शीतलता की मात्रा की माप होता है। उष्मा के बारे में देखिएगा, कहता है दो वस्तु के उष्मा समानता का आशय ऊष्मीय संतुलन नहीं है। दो वस्तु के उष्मा समानता के आशय ऊष्मीय संतुलन नहीं है। जबकि ताप में कह रहा है कि दो वस्तु के ताप समान होने का आशय ऊष्मीय संतुलन है, ठीक है। उष्मा में देखते हैं, कहता है उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। उष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। जबकि ताप जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा संचरण ताप द्वारा निर्धारित होता है, ना कि उष्मा के द्वारा, ठीक है। आगे उष्मा में देखते हैं दोस्तों, कहता है इसे कैलोरी, किलो कैलोरी या फिर जूल से मापा जाता है। जबकि ताप को सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट से और केल्विन में मापा जाता है, ठीक है। तो यह जो उष्मा और ताप में कुछ डिफरेंस था जो कि आप लोग के सामने बता दिए हैं। आगे देखिएगा, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होता है। क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक एवं तीव्र प्रसार करता है, ठीक है। गैस द्रव की अपेक्षा अधिक एवं तीव्र प्रसार करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है थर्म किसकी इकाई है। तो थर्म जो है ऊष्मा की इकाई है। थर्म क्या है? ऊष्मा की इकाई है। कौन सा गैस तापमापी परमाणिक गैस तापमापी माना जाता है। कौन सा गैस तापमापी परमाणिक गैस तापमापी मानते हैं। तो स्थिर आयतन गैस तापमापी, स्थिर आयतन गैस तापमापी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी, संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस नियम पर कार्य करता है। राइट आंसर होगा स्टीफन के नियम पर, स्टीफन के नियम पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊंचे पहाड़ पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर तापमान प्रायः हिमांक से नीचे रहता है, अतः वहां वातावरण का जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है वायु का तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब वायु के तापमान बढ़ता है तो वायु में ध्वनि के वेग, माध्यम के तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर होगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान निर्भर करता है। तो राइट आंसर होगा ऊपर के खुले भाग के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए भार पर, एवं उस पर रखे गए भार पर। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तथा तारों का जो रंग होता है क्या प्रदर्शित करता है। तो तारों का रंग तारों के तापमान प्रदर्शित करता है, तारों के तापमान। नीले रंग के तारे सर्वाधिक तापमान वाले तथा लाल रंग के तारे सबसे कम तापमान वाले होते हैं, याद रखिएगा। कहता है जब किसी पिंड को गर्म करते हैं तो शून्य से अनंत तरंगदैर्घ्य वाले सभी विकिरण उत्सर्जित होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कुछ तापमान दिया हुआ, जैसे लाल रंग का जो तापक्रम दिया हुआ 525 डिग्री सेल्सियस है। जो चेरी लाल होता है उसका तापमान 900 डिग्री सेल्सियस, नारंगी लाल का 1100 डिग्री सेल्सियस, पीला का दिया हुआ 1200 डिग्री सेल्सियस, सफेद का दिया हुआ 1600 डिग्री सेल्सियस। इस तरह का तापमान कुछ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शीतकाल में हैंडपंप का पानी अपेक्षाकृत गर्म होता है क्योंकि, बताइए गर्म क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, पृथ्वी के जो भीतर का तापमान है उस समय वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए पानी गर्म लगता है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, बताइएगा। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमान को कितना कम कर दे ताकि सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंद कमरे में पंखा चलने से कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्या दिया हुआ है कि कमरे के ताप समान ताप पर द्रव धातु, तो कमरे के ताप पर जो है पारा जो है द्रव के रूप में रहता है। पारा, रुबिडियम, फ्रैंक्सियम, गैलियम और सीजियम, ये सभी जो है कमरे के तापमान पर द्रव धातु के रूप में पाया जाता है। पारा, रुबिडियम, फ्रैंक्सियम, गैलियम और सीजियम। आगे देखते हैं, ताप वैद्युत तापमापी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ताप वैद्युत तापमापी का प्रयोग जो है अत्यधिक उच्च ताप के मापन हेतु करते हैं। ठीक है, अत्यधिक उच्च ताप के मापन हेतु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है? राइट आंसर होगा विकिरण विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? राइट आंसर होगा -160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो -160 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी, बाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? तो बर्फ, पानी और बाष्प जो है संतुलन में रहता है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, त्रिक बिंदु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप कितना होगा? तो मिश्रण का ताप जो है अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, परंतु कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक होता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग कम से कम कुछ नहीं कि इसमें जानते हैं दोस्तों, आप जो है कम से कम लो क्वालिटी में करके इसको ऑडियो में सुनिए। ठीक है, 2-3 बार ऑडियो में सुनिएगा, नहीं देखिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑडियो के रूप में सुनिए, बस फोन रख दीजिए आराम से, खाते पढ़ते सोते अपना कभी भी अपना ऑडियो के रूप में चला दीजिए। ठीक है, धर के आराम से सुनिए इसको। ठीक है, देखिए आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर होगा थर्मोस्टेट का। किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करने के लिए जो है थर्मोस्टेट यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपल थर्मामीटर जो है सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है, सीबेक प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायरलेस का संपर्क पृथ्वी के धरातल पर प्रवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो आयनोस्फीयर के द्वारा, आयनोस्फीयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी धातु के रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी बीटा वो आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा में क्या अनुपात है? तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का जो अनुपात होता है 1:2:3 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी ताप पर किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन उसका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन जो है उसका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे में ठोस कपूर जो है उसको वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, यानी ठोस से किसमें बन गया? गैस में बन गया, अवस्था परिवर्तन हो गया, है कि नहीं? मतलब वही चीज यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जहाँ पर ठोस है, देख रहे हैं यहाँ पर ठोस है, इसको जो है मतलब गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? ऊष्मा विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होता है। ऊष्मा विकिरण की गति जो है प्रकाश के बराबर होता है। आगे दिया गया है द्रव की अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया, जैसे ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से गैस में बनता है, वाष्पन में जो है द्रव से गैस में बनता है, जो पिघलता है उसको ठोस से द्रव में बनता है, जो हिमीकरण होता है दोस्तों द्रव से ठोस में होता है, संघनन गैस से द्रव में होता है। ठीक है, गैस से द्रव में संघनन होता है, निक्षेपण गैस से ठोस में होता है, निक्षेपण गैस से ठोस में। आगे देखिएगा, कहता जब बर्फ पिघलता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन
आयतन घटता है। ठीक है, जब बर्फ पिघलता है तो आयतन क्या होता है, घटता है। आगे बढ़ते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? बताइएगा। क्योंकि दाब जो है बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस क्रम का उदाहरण है? राइट आंसर होगा समतापी प्रक्रम का। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊंचाई ऊंचाई के साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? बताइएगा, ऊंचाई के साथ जल क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता जाता है, इसीलिए जो है दाब जो है कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह ताप जिस पर किसी द्रव का बाह्य दाब यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, यानी बाष्प दाब जो हो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, हमें क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताजे पानी का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पारे का हिमांक जो होता है कितना होता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस होता है पारे का हिमांक। और पारे का क्वथनांक होता है दोस्तों 357 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? राइट आंसर होगा एक समान ताप को बनाए रखना। ठीक है, एक समान ताप को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, तथा रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर रखा जाता है क्योंकि फ्रीजर के संपर्क में आने वाली वायु ठंडी होने से भारी हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप वह नीचे की ओर गतिमान होता है और संपूर्ण फ्रिज को अंदर की ओर तापमान बना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु 4 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा बाष्पीकरण कहते हैं। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को बाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा हुआ एक गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है, ऊपर जाने पर उसके ताप व आकार में क्या परिवर्तन होगा? तो जब हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पृथ्वी के सतह से छोड़ते हैं तो ऊपर जाने पर गुब्बारे का आकार बढ़ेगा और उसमें भारी गैस का तापमान कम होगा। ठीक है, उसमें जो भरा हुआ गैस होता है उसका तापमान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायु दाब और तापमान क्या होता है, कम जाता है। ध्यान रखिएगा, जब वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो वायु दाब भी कमेगा और तापमान भी कम जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस न बनना का क्या कारण है? राइट आंसर होगा बाष्पीकरण। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस का न बनना जो है बाष्पीकरण है। ठीक है, बाष्पीकरण का दर तेज होना। ठीक है, बाष्पीकरण के दर तेज होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कूलर से ठंडी हवा क्यों आती है? बताइएगा, बाष्पीकरण के कारण। नीचे एक लाइन दिया दोस्तों, देखिएगा, उसको पढ़ देते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्प्रे, इत्र आदि के बोतल को खुला छोड़ने पर बोतल ठंडी क्यों हो जाती है? तो राइट आंसर होगा बाष्पीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? राइट आंसर होगा आर्द्रता, तापमान, वायु की गति, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल एवं दाब। ये सभी जो है बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक में से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊष्मा किस प्रक्रिया के द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? राइट आंसर होगा विकिरण के द्वारा। ऊष्मा जो है विकिरण प्रक्रिया के द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन आगे बढ़ते दोस्तों, कुछ पैराग्राफ में दिया गया है, देखिएगा। जैसे चालन है, चालन के बारे में बताया गया है कि माध्यम के कण बिना अपने स्थान छोड़े अपने संपर्क के कणों को ऊष्मा स्थानांतरित करता है। ठीक है, माध्यम के कण जो है बिना अपना स्थान छोड़े अपने संपर्क के कण को ऊष्मा स्थानांतरित करता है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। ठीक है, संवहन के बारे में बताया गया दोस्तों,
कहता है पदार्थ या माध्यम के कण ऊष्मा स्रोतों से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं और उनके स्थान पर अन्य कण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहता है पदार्थ माध्यम के कण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाता है और उसके स्थान पर अन्य कण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करने आ जाता है। इस प्रक्रिया को ही संवहन कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आगे पढ़ते हैं। विकिरण के बारे में बताया गया है कि ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधी किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ठीक है, ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधी किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ठीक है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से विकिरण से ऊर्जा का स्थानांतरित होता है। आगे दिया हुआ दोस्तों चालन के अनुप्रयोग देखिएगा। चालन का अनुप्रयोग क्या है? ठीक है, कहता है शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का तापमान जो है समान होने पर भी लोहा अधिक ठंडा होना। ठीक है, शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे का तापमान समान होता है लेकिन फिर भी ठंडा अधिक होता है। क्यों? चालन के द्वारा ही। ठीक है, चालन के द्वारा, कहने का मतलब चालन के कारण ही। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना स्टील या अन्य धातु के प्याले में चाय के पीने से अधिक आसान होता है। क्यों? चालन के कारण ही। ठीक है, चालन के कारण ही। आगे दिया दोस्तों विकिरण का अनुप्रयोग। ठीक है, जैसे सूर्य से जो है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में ही पहुंचता है। दूसरा दिया हुआ है पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी से गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ संवहन का अनुप्रयोग देखिएगा दोस्तों। संवहन का अनुप्रयोग क्या है? विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन प्रक्रिया का ही प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये सभी जो है याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है रेल की दो पटरी जोड़ते समय मध्य में थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ी जाती है? बताइएगा। ताकि गर्मी से पटरियों का ऊष्मीय संचार होने पर पटरियां टेढ़ी ना हो। ठीक है, गर्मी से जब पटरिया का जो उसमें संप्रसार होता है उस कारण पटरी जो है टेढ़ी ना हो, इसीलिए। आगे दिया हुआ है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर जो है रखने के लिए उसकी दीवारों पर जो है रजत लगाई जाती है। ठीक है, आप लोग जो है थर्मस देखे होंगे दोस्तों, जो जिसमें पानी पीते हैं उसमें देखिए अंदर से जो है सिल्वर का परत लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ताप को जो है बनाए रखने का काम करता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। साइकिल में पंप से हवा भरने पर साइकिल का बाल्ब गर्म क्यों हो जाता है? बताइएगा। तो बाल्ब पर पंप द्वारा कार्य किया जाता है जिसका कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है तथा ऊष्मा तुरंत वातावरण में स्थानांतरित नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है? बल्ब गर्म हो जाता है। ठीक है, बाल्ब पर पंप द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका कुछ भाग जो है ऊष्मा में बदलता है, ऊष्मा जो है तुरंत वातावरण में स्थानांतरित नहीं हो पाता है, इसलिए बल्ब क्या होता है? गर्म हो जाता है। आगे देखते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हवा के तापमान बढ़ता है तो हवा के तापमान बढ़ने से उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगा। ठीक है, हवा का तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। वायु के नियत आयतन क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है। उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो वायु के नियत आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निर्क्षेप आर्द्रता कहते हैं। निर्क्षेप आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर जो है यथावत रहेगा क्योंकि बर्फ अपने भार के बराबर ही पानी का विस्थापन करते हैं। ठीक है, बर्फ जो है अपने भार के बराबर ही पानी का विस्थापन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है यदि तरल पदार्थों को गर्म किया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब तरल पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, जब तरल पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पानी के किसी द्रव को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस
गर्म करने पर उसके आयतन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो 0 से 10 तक गर्म करेंगे तो उसके आयतन जो है, पहले 0 से 4 तक जल के आयतन घटेगा, फिर जो है उसके ऊपर के तापमान पर आयतन बढ़ने लगेगा। ठीक है, जब 0 से 4 तक गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। फिर जब उसके ऊपर गर्म करेंगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ने लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्मियों के दिनों में भी ठंडा क्यों रहता है। कहता है तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्मी के दिन में भी ठंडा क्यों रहता है। तो इसका कारण है जल की सतह बाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा होता है। ठीक है, जल की सतह बाष्पित होता है, परिणाम स्वरूप ठंडा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैदानों एवं रेगिस्तान की रात के तापमान में अंतर के बारे में बताया गया है। क्या अंतर है, देखिएगा। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान में रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहां बालू मैदानी क्षेत्रों की तुलना में जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहां जो है बालू मैदानी क्षेत्रों की तुलना में जल्दी ठंडी होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। किसी गिलास में ठंडा पानी या बर्फ रखने पर गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों एकत्रित होती है, बताइएगा। तो गिलास की सतह के संपर्क में आने वाली वायु का वाष्प संघनित होकर बूंदों के रूप में जम जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है, बताइएगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने पर आराम क्यों महसूस होता है, क्योंकि शरीर का पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है, बताइएगा। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे जल का वाष्पीकरण होता है, इसीलिए क्या रहते हैं, ठंडा रहते हैं। आप इन सभी चैप्टर को दोस्तों जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, आप एक बार से 2 बार जरूर रिवीजन कीजिए, देखिए आपको कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद साइंस में क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ पैराग्राफ में दिया हुआ है। कहता हिम बर्फ के अपेक्षा अधिक उष्मारोधी होती है। जब वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित नहीं होती है, बल्कि सीधे बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में जम जाती है और रुई जैसे आकार बना लेता है, जिसे हिम कहते हैं। हिम के भीतर छिद्रों में वायु भरी होती है, जो कि ऊष्मा की कुचालक है, इसीलिए हिम बर्फ की अपेक्षा ऊष्मा का अधिक कुचालक होता है। ठीक है, ये पैराग्राफ में दिया हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। कहता आर्द्रता का वायु में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आर्द्रता जब बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। किस विधि में वस्तु में ऊष्मा का संचरण उसी वस्तु के अणुओं द्वारा स्थान परिवर्तन द्वारा होता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, संवहन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। करा धातु के मेज पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा, बताइएगा। राइट आंसर होगा चालन, संवहन, विकिरण एवं बाष्पीकरण के द्वारा। चालन, संवहन, विकिरण एवं बाष्पीकरण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कथा शीत गृह में भंडारित फल अधिक समय तक ताजे क्यों बने रहते हैं, बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा फलों की श्वसन दर कम हो जाता है। ठीक है, फलों का श्वसन दर जो है कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। कहता सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा क्यों रहते हैं, क्योंकि ऊष्मा का हानि अथवा प्राप्ति की दर बहुत धीमी होती है। ठीक है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हैं तो कमरा का तापमान बढ़ जाएगा। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अब एक दिया हुआ है दोस्तों, कुछ अंतर दिया हुआ है। इससे पहले ऊपर थोड़ा सा हम कर लेते हैं एक साइड वाला, फिर उसके बाद फिर हम करते हैं। ठीक है, इसको काम देखिएगा। पहले ये साइड हम कर लेते हैं।
जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है, जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर होगा उसका तापमान कम हो जाता है। जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उबलते जल की तुलना में भाप से जलने पर अधिक जलन होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा जो है अधिक होती है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु जो है क्या होगा? तो हिमांक बिंदु घट जाएगा, ठीक है, हिमांक बिंदु घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्मी के दिनों में किस रंग के छाते का प्रयोग करना उत्तम होता है? राइट आंसर होगा ऊपर सफेद और नीचे काला, ठीक है, ऊपर सफेद और नीचे काला रंग के छाता जो है प्रयोग करना उत्तम होता है, ठीक है। और आजकल तो उल्टा मिलता है दोस्तों, ठीक है, ऊपर काला रहेगा नीचे सफेद रहेगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कुछ पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा दिया गया है दोस्तों, जैसे में देखिएगा एल्युमिनियम का विशिष्ट ऊष्मा होता है 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम। तांबा का दिया हुआ है 0.009 कैलोरी प्रति ग्राम। सोने का विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है 0.003। सीसा का 0.003। चांदी का दिया हुआ दोस्तों 0.005। पारा का 0.003। एल्कोहल का 0.58। जल का 1 होगा, ठीक है, जल का 1 होगा। और सीसा का दिया हुआ है 0.20, ठीक है, कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से सभी का विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ याद रखिएगा। एक बार ढंग से देख लीजिए दोस्तों और उसके बाद जो है याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से पढ़े, एल्युमिनियम का 0.21, तांबा का 0.009, ठीक है, सोना का 0.003, 0.03, सीसा का 0.03, चांदी का 0.05, पारा का 0.03, एल्कोहल का 0.58, जल का 1 हो जाएगा, सीसा का 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में अंतर के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि दोनों में क्या अंतर है। थोड़ा सा आप लोग को छोटा देखिएगा, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा सा बड़ा दिखाने का, ठीक है। कहता है विशिष्ट ऊष्मा जो है, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बताया गया है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान मतलब 1 ग्राम तापमान में 1 ग्राम के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है, आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अच्छा, ऊष्माधारता देखते हैं। कहता ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के कुल द्रव्यमान के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा देखते हैं। कहता किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा जो है समान होता है। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? समान होता है। लेकिन इसमें जो है एक ही पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की ऊष्माधारिता जो है भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। एक ही पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान की ऊष्माधारिता जो है भिन्न भिन्न होती है। आगे देखिएगा, कहता है इसका मात्रक जो है जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, सॉरी दोस्तों, इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन या फिर कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक है, कैलोरी प्रति किलोग्राम। दोस्तों बोलने में मिस्टेक कर जाते हैं, कैलोरी प्रति किलोग्राम। इसका दोनों मात्रक याद रखिएगा, एक बार फिर से बोलते हैं, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन या फिर कैलोरी प्रति किलोग्राम। ये हुआ ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। ऊष्माधारिता का मात्रक दिया हुआ है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों में अंतर आप लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, किसी निकाय में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें ताप स्थिर रहे परंतु आयतन परिवर्तित हो जाए तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रम जो है समतापी प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। किसी निकाय में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें ताप स्थिर रहे परंतु आयतन परिवर्तित हो जाए, ऐसा प्रक्रम जो है समतापी प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जल का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा लगभग जो है 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। ये भाप की गुप्त ऊष्मा का मान दिया हुआ, एक क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है किसी पदार्थ के तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। किसी पदार्थ के तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
आगे देखते हैं आर्द्रता किस मौसम में अधिक होती है। आर्द्रता किस मौसम में अधिक होती है, तो वर्षा काल में आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है, वर्षा काल में। आगे देखते हैं, कुछ एक लाइन दिया हुआ है कि बर्फ का आयतन जल से अधिक तथा घना तो जल से कम होता है, ठीक है। बर्फ का जो आयतन होता है जल से अधिक होता है, लेकिन बर्फ का आयतन जो है जल से अधिक तथा घनत्व जो है जल से कम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए कह रहा है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। राइट आंसर होगा बाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर, ठीक है। डेजर्ट कूलर द्वारा बाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कहता है पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है। पसीना जो है हमारे शरीर में कौन सा भूमिका निभाता है, तो यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा, क्यों। क्योंकि जो है लोहा उष्मा का सुचालक होता है, क्योंकि लोहा उष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए अधिक गर्म होगा। आगे देखते हैं, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है। इसका कारण है दो पतली कमीज के बीच उपस्थित वायु के परत एक उष्मारोधी माध्यम के रूप में कार्य करता है, इसलिए एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज पहनने में अधिक ही फायदेमंद होता है, अधिक ही गर्म महसूस होता है शीतकाल में, ठंडा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है शीशे की छड़ जब बांस में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शीशे के छड़ को जब बांस में रखी जाती है तो इसका लंबाई बढ़ जाता है, लंबाई क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहा का टुकड़ा अधिक ठंडा क्यों लगता है। इसका कारण है लकड़ी के तुलना में लोहा का उष्मा अधिक सुचालक है, लकड़ी के तुलना में लोहा उष्मा का अधिक सुचालक है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता पदार्थ की उष्माधारिता किस पर निर्भर करता है। तो पदार्थ का उष्माधारिता जो है पदार्थ की विशिष्ट उष्मा पर निर्भर करता है, ठीक है। पदार्थ का उष्माधारिता पदार्थ की विशिष्ट उष्मा पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, उस पैराग्राफ में दिया हुआ देखिएगा, मेघ रहित रातों की तुलना में मेघयुक्त रातों का अधिक गर्म होना। देखिएगा, कहता मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, क्यों। क्योंकि बादल जो है बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जो बादल है पृथ्वी तथा हवा से जो उष्मा का विकिरण होता है उसको बादल रोक लेता है, इसीलिए जो है गर्म महसूस होता है ठीक है, मेघयुक्त रात में। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कहता कमरे में लगा हुआ वातानुकूल किसे नियंत्रित करता है। तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूल जो है आर्द्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है, आर्द्रता एवं तापमान दोनों को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी तरल की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है। किस तरल की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, तो जल की विशिष्ट उष्मा जो है सर्वाधिक होती है। कितना होता है, एक होता है, ठीक है, एक होता है। जल की विशिष्ट उष्मा जो है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस अथवा 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, दोनों याद रखिएगा। जल का विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस अथवा 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कहता है जब कांच की किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल क्यों टूट जाता है। क्योंकि जब पानी जमता है दोस्तों तो उसके आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए आयतन बढ़ेगा तो टूट जाएगा, क्योंकि जगह तो उतना ही है उसमें अंदर। तारों के अंदर ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है। तारों के अंदर ऊर्जा के उत्पादन के लिए ताप नाभिकीय अभिक्रिया होता है, ठीक है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऊनी कपड़े शरीर को क्यों गर्म रखते हैं, बताइएगा। क्योंकि ऊन जो है उष्मा का एक कुचालक है, ऊन क्या है, उष्मा का एक कुचालक है, इसीलिए शरीर को गर्म रखता है। देखिए कुछ पैराग्राफ में दिया हुआ है, उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर बाष्पन में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है उसे बाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है, बाष्पन की गुप्त उष्मा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है भिन्न भिन्न धातुएं जैसे में एल्युमिनियम, तांबा और लोहा के 3 गेंद को सूर्य के प्रकाश में रखा गया है तो कौन सी गेंद जो है सबसे अधिक गर्म होगा, बताइएगा। तो 3 गेंद में तांबे का जो गेंद जो है सबसे अधिक गर्म होगा, तांबे का गेंद, ठीक है, क्यों, क्योंकि तांबा जो है उष्मा का ज्यादा सुचालक है, इसीलिए, ठीक है, तांबे का गेंद अधिक गर्म होगा, जो अधिक सुचालक रहेगा वो अधिक गर्म होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब किसी मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाए तो वह चटक जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो है कांच ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः केवल भीतरी पृष्ठ का प्रसार होता है, बाहरी पृष्ठ का नहीं। जब बाहरी पृष्ठ का प्रसार नहीं होगा और अंदर प्रसार होगा तो क्या होगा? टूट जाएगा, कचक जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखना है दोस्तों, उष्मा के बारे में बताया गया है कुछ। कहता है थर्मस के अंदर रखी चाय को हिलाने से और वह गर्म हो जाती है। थर्मस के अंदर रखी चाय को हिलाने से वह और गर्म हो जाती है, क्योंकि थर्मस को हिलाने पर चाय की परत के बीच उपस्थित श्यान बलों के विरुद्ध चाय पर कार्य किया जाता है, जिससे चाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। फलस्वरूप चाय का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है जलप्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान अपेक्षाकृत अधिक क्यों होता है? बताइएगा। राइट आंसर होगा क्योंकि जो है गिर रहे जल का गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। ठीक है, क्योंकि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा जो है उष्मा में बदल जाता है। आगे देखिएगा शुष्क बर्फ के बारे में, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इसके बारे में बताया गया दोस्तों कि जब CO2 को अत्यंत निम्न ताप पर स्वतंत्र रूप से प्रसारित होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसका प्रसार इतनी शीघ्रता से होता है कि इस प्रक्रिया में बाह्य दाब के विरुद्ध निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए ऊष्मा बाहर से नहीं प्राप्त हो पाती, और वह निकाय अर्थात CO2 गैस के आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, जिससे CO2 का ताप उसके हिमांक तक गिर जाता है और वह जमकर सफेद रंग के ठोस के रूप में धारण कर लेता है। ठीक है, देखते हैं आगे दोस्तों क्या कह रहा है। कहता है चाय के प्याले चमकदार क्यों बनाए जाते हैं? चाय के प्याले जो है चमकदार क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये उसमें को अच्छे प्रवर्तक होते हैं, क्योंकि यह उष्मा को जो है अच्छे प्रवर्तक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी अंधेरे कमरे में काली और सफेद धातु के गोल को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काला गोल अधिक चमकेगा। क्या दिया गया दोस्तों? किसी गर्म अंधेरे में काली और सफेद धातु के गोलों को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काला गोल अधिक चमकेगा। कारण क्या है? कारण जो है काली वस्तु अधिक ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन करती है, इसीलिए जो है अधिक चमकेगा। ठीक है, सफेद मत मारिएगा, काला धातु ही अधिक चमकेगा। ठीक है, जब गर्म करके रखेंगे तब की बात हो रहा है, इससे नहीं। नीचे कुछ दिया गया दोस्तों, एक पॉइंट है। कहता है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस होता है। निष्क्रिय गैस में आर्गन, नियॉन आदि भरा रहता है। भर देने से ये निर्वात की अपेक्षा अधिक क्षमतावान हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। कहता है गैस तापमापी द्रव तापमापी के तुलना में अधिक संवेदी क्यों होते हैं? राइट आंसर होगा क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक जो है अधिक होता है। गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। आगे देखते हैं। किसी पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 1000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, इसका क्या अर्थ है? बताइएगा। इसका अर्थ है कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक ताप पर गैसीय अवस्था में बदलने हेतु 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी तथा उसी ताप पर गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हेतु उतना ही ऊष्मा भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसका अर्थ बताया गया था। आगे देखिएगा दोस्तों। कहता है शीतल जल, उबलता जल, गर्म जल तथा बर्फ में किसके द्वारा जो है आग को आसानी से बुझाया जा सकता है? तो शीतल जल, उबलता जल और गर्म जल और बर्फ में सबसे अधिक यानी सबसे पहले जो है उबलते हुए जल से हम आग बुझा सकते हैं। ठीक है, उबलते हुए जल से, ठंडा जल नहीं मारना है, उबलते हुए जल से हम आग जल्दी से बुझा सकते हैं। आगे चैप्टर है दोस्तों ऊष्मागतिकी। ठीक है, ऊष्मागतिकी, इसके बारे में देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में बताया हुआ है। कहता है किसी पिंड को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग पिंड की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है तथा शेष भाग परिवेश पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया दोस्तों यदि डेल्टा थीटा बराबर पिंड को दी गई ऊष्मा, डेल्टा ओमेगा बराबर पिंड द्वारा परिवेश पर किया गया कार्य, डेल्टा म्यू बराबर पिंड की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा म्यू बटा में प्लस में डेल्टा ओमेगा, डेल्टा म्यू प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को किन राशियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है?
किसी उष्मागतिक निकाय की अवस्था को किन राशि के द्वारा परिवर्तित करते हैं? तो राइट आंसर होगा दाब, आयतन और ताप द्वारा। दाब, आयतन और ताप द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करता है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है केवल ताप पर निर्भर करता है, केवल ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापकी में तापमान किस प्रक्रम द्वारा प्राप्त करते हैं? तो निम्न तापकी में तापमान जो है रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करती है? एक कृष्णिका जो है सभी तरंगदैर्घ्य विकिरण को उत्सर्जित करता है। किरचॉफ के नियम के बारे में देखिएगा, क्या कहता है? अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी गुड ऑब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। एक किरचॉफ का नियम है, पूछता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठंडे स्थानों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापित द्रव्य के रूप में बाध्यता क्यों दी जाती है? बताइएगा। क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यनांक जो है निम्नतम होता है, ठीक है। एल्कोहल का द्रव्यनांक जो है कितना निम्नतम होता है, ठीक है। इसीलिए ठंडे स्थानों पर पारे के जगह पर एल्कोहल को तापमापित द्रव्य के रूप में उपयोग होते हैं। देखिएगा दोस्तों, ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में दिया हुआ है। ये दो प्रक्रम के हैं, एक समतापीय प्रक्रम है और एक जो है रुद्धोष्म प्रक्रम है। समतापीय प्रक्रम में कहता है कि यदि निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान ताप अस्थिर रहे तो यह समतापीय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम देखते हैं कि ऐसे ऊष्मागतिकी निकाय, ऐसा ऊष्मागतिकी निकाय जिसके संपूर्ण प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, ठीक है, जिसके संपूर्ण प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, उसे क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? आदर्श कृष्णिका का अवशोषण क्षमता 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। खाना पकाने वाले बर्तनों की तली काली और खुरदरी बनाई जाती है। बताइए क्यों बनाई जाती है? क्योंकि काली व खुरदरी सतह अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है, ठीक है। काली और खुरदरी सतह जो है अधिक ऊष्मा का अवशोषण करता है। आगे बढ़ते हैं, कैलोरी मीटर का निर्माण सामान्यतः किस धातु से किया जाता है? तो कैलोरी मीटर का निर्माण जो है तांबे से करते हैं। किससे करते हैं? तो तांबे से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून तापमान उत्पन्न करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो न्यून तापमान उत्पन्न करने के लिए रुद्धोष्म बीज चुंबकन सिद्धांत का उपयोग करते हैं, रुद्धोष्म बीज चुंबकन सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंद कमरे में संपीड़ित गैस छोड़ने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब बंद कमरा है उसमें संपीड़ित गैस छोड़ेंगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग करते हैं क्योंकि जल का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, जल के विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, चाय के प्याले से तस्करी में डालने पर चाय शीघ्र ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें चाय का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि चाय का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसमें बढ़ जाता है, जिससे वाष्पन की दर भी बढ़ जाता है और वाष्पन से ठंडक पैदा होता है, आप भी जानते हैं। थर्मस बोतल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो थर्मस बोतल जो है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर काम करता है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर। आगे बढ़ते हैं, कार्बोरेटर किस प्रकार के इंजन में प्रयोग किया जाता है? कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पिंड ऊष्मा के सभी विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा कृष्ण पिंड कहलाते हैं। जो पिंड ऊष्मा के सभी विकिरण का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ क्यों नहीं पिघलती है? राइट आंसर होगा इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है, इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि के संबंध किस सिद्धांत से निरूपित होता है? राइट आंसर होगा कैलोरी मिति के सिद्धांत, कैलोरी मिति के सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दो निकाय के बीच ऊष्मा का प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर होगा उनके आमने अपने अपने तापमान पर, ठीक है। दो निकाय के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा उसके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जब सीलन वाले बिस्कुट
को फ्रिज में रखते हैं तो वे कुरकुरे क्यों हो जाते हैं, बताइएगा। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर आर्द्रता बहुत कम रहती है और वह बिस्किट की अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, वह बिस्किट के अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए कुरकुरे रहते हैं। नीचे एक पॉइंट दिया गया दोस्तों, देखिएगा। कहता उष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, जब भी प्रवाहित होगा तो अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़े दोस्तों। अगला चैप्टर आ गया है, तो यहां तक वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम कल अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। ठीक है, टोटल 3 क्लास का हम वीडियो ले रहे हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है और इससे क्वेश्चन जो है जरूर पूछता है, तो आप इसको मन से देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। एक लाइक करके एक फॉलो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। हाँ, हो सकता है कहीं बोलने में अगर मिसप्रिंट किया होगा तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।